हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम ओ लेवल के पाइथन लेक्चर सीरीज को पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं। तो सेकंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने क्या देखा था? आपने देखे थे प्रोसीजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें आपने करीबन 6 पॉइंट देखे थे, जिसमें कि कंप्लीट मैंने पूरा प्रोग्राम डिजाइन बताया था कि किस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को तैयार कर सकते हैं। तो अब हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम प्रोसीजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हमने पढ़ी थी उनको हम स्टेप बाय स्टेप यानी सारे पॉइंट्स को डीप में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यूज करते हैं हम 2 पॉइंट्स का। इसके बारे में मैंने आपको और भी कई सारे पॉइंट्स बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। कि थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि कोड लिखना है, देन आपको कंपाइल करना है, देन प्रोग्राम रन करना है, देन उसको टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये बाकी के 4 to 6 और 7 पॉइंट जो भी मैंने आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, मैं इस 4 के बाद के जितने भी पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ाए थे वो हम बाद में देखते हैं। अभी हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करते हैं अपने 2 पॉइंट्स पर, क्योंकि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यानी जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आपको सबसे पहले फॉलो करने होते हैं ये 2 पॉइंट और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है इसमें? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी आप प्रॉब्लम को समझिए। और सेकंड पॉइंट बोलता है डिजाइन द प्रॉब्लम, यानी उस प्रॉब्लम के लिए आप सॉल्यूशन को डिजाइन करिए। ठीक है, अभी हम डिजाइन द प्रॉब्लम तक अपने इशू को सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें सॉल्व होती है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी आप प्रॉब्लम को समझिए, क्योंकि सीधी सी बात है, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो आप सॉल्व किससे करोगे? ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर बनते हैं बेसिकली क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि जो यूजर्स है, जो पीपल्स है, उनको काम करने में दिक्कत आ रही है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आजकल हर चीज कंप्यूटराइज होती जा रही है। ठीक है, जो आपका मैनुअल वर्क होता था फाइल पे, कॉपी पे, रजिस्टर्स पे, वो सब कम होता जा रहा है। और उसके काम करने के लिए कंप्यूटर के डिफरेंट अच्छे सॉफ्टवेयर आते जा रहे हैं, जिससे कि जो पीपल्स हैं, जो यूजर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका काम आसान हो सके। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले ले, किसी स्कूल का ही ले ले, तो सारा के सारा कंप्यूटराइज हो चुका है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बना होगा। तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया? स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व किया है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जैसे ऑटोमेटिक अटेंडेंस होने लगी, ऑटोमेटिक बच्चों की फीस जो है वो कैलकुलेट होने लगी, जिसकी फीस आ गई उसके लिए डिपॉजिट फटाफट मार्क होने लगा कि डिपॉजिट हो चुकी है। आप हर चीज को फटाफट देख सकते हो, आपको किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं है फाइलों को ढूंढना है या खोजना है, फटाफट आप कंप्यूटर में हर चीज को फाइंड कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये लाइफ किसने इजी बनाई? सॉफ्टवेयर ने। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर बना वो बेसिकली क्यों बना? स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी प्रकार हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर का डेवलप करते हैं, यानी हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं। ओके, तो अब हम एक छोटी सी प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अभी हम डिजाइन करेंगे कि प्रॉब्लम का किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी 2 नंबर के एडिशन, हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, हमें 2 नंबर के एडिशन का एक सॉफ्टवेयर बनाना है। और फिर सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? अब 2 नंबर का एडिशन हम किस तरीके से करें, कोड किस तरीके से लिखें। देखिए, जो प्रोग्रामर होता है ये टोटली डिपेंड करता है हमारे ब्रेन पर कि हम किस तरीके से कंप्यूटर का अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। कि आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर बनाया होगा, उसने कितने दिमाग का यूज किया होगा, और जो सॉफ्टवेयर आपके सामने मौजूद है, आप देखते हो व्हाट्सएप मौजूद है, इतनी सारी एप्लीकेशन दुनिया भर की मौजूद है, आप गूगल पे का यूज करते होगे, आजकल फोन पे का यूज करते होगे, तो इनके लिए कितना टेक्निकल माइंड लगता होगा जो भी इन सॉफ्टवेयर को बनाता होगा उसके लिए। फाइन, तो आपको अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको पूरी तरीके से अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन करना होगा। ओके, तो सीधी सी बात है, अब हम एक छोटी सी प्रॉब्लम लेकर चल रहे हैं कि 2 नंबर का हमको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। ठीक, अब 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम करता है। क्योंकि देखिए, जो आपका कंप्यूटर का माइंड बना है, कंप्यूटर जो वर्क करता है, वो बेसिकली क्या देख के बना है कि ह्यूमन का काम आसान कर सके। यानी एक तरीके से आज के जमाने में ह्यूमन का एक कहा जाए तो ह्यूमन के वर्क का रिप्लेसमेंट है कि जो यहाँ पे 100 लोग काम करते थे, वहाँ एक अकेला कंप्यूटर ही काम करने में सक्षम है। ठीक है, तो कंप्यूटर भी किस तरीके से काम करेगा, तो उसका पूरा डेवलपमेंट एक तरीके से बनाए थे ह्यूमन का माइंड किस तरीके से काम करता है, तो उसका कुछ एक अनुमान लेकर कंप्यूटर के माइंड को डेवलप किया गया कि कंप्यूटर भी किस तरीके से कार्य करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा ह्यूमन माइंड पर आते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन माइंड 2 नंबर का एडिशन किस तरीके
पाता है। देखिए बेसिकली हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी चीज याद रखते हैं, वो सारी चीजें कहाँ होती है, हमारे दिमाग में ही होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये ह्यूमन माइंड है, बेसिकली क्या होता है हमारे ह्यूमन माइंड में भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जिनके अंदर कोई भी फिगर या कोई भी डाटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। हमारा ह्यूमन माइंड कैसे काम कर रहा है, देखिए आपको यदि मैं बोलूँ कि 2 नंबर का एडिशन करना है, तो आप एडिशन करने की सबसे पहली शर्त क्या होगी, सबसे पहली शर्त होगी कि आपको एडिशन करना आना चाहिए, यानी आपके दिमाग में एडिशन का क्या लॉजिक होता है वो स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो कभी ना कभी छोटेपन में, बचपन में आपने एडिशन सीखा होगा, और वो एडिशन का जो कंसेप्ट है वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं क्या है, स्टोर है कि किस तरीके से एडिशन किया जाता है, तभी तो आप कोई भी नंबर को एडिशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यदि आप एडिशन करने जा रहे हो तो जैसे मैंने कहा एडिशन करो, आपसे बोल दिया एडिशन करो, तो आप ऐसे थोड़ा ना एडिशन कर दोगे। आपका क्या क्वेश्चन होगा कि हमें 2 नंबर तो दो एडिशन करने के लिए, तभी तो हम एडिशन करेंगे। सिंपल सी बात है ना। मान लो एक टीचर है और ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट से कह रही है कि मुझे एडिशन करके दो। नंबर तो पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट कहेंगे मैडम कौन से नंबर का एडिशन करना है ये तो बताओ, है ना। टीचर ने कहा टेबल सुनाओ, मैडम कौन सा टेबल सुनाओ ये तो बताओ। फाइन, तो सबसे पहली चीज क्या होगी, स्टूडेंट ने आपसे पूछा कि बताओ मैडम कौन से 2 नंबर का एडिशन करूं, यानी स्टूडेंट ने बोला मैडम गिव मी 2 नंबर, यानी आप मुझे 2 नंबर दीजिए एडिशन करने के लिए। ठीक है, टीचर ने इसको क्या किया, 2 नंबर दिए 2 + 3। टीचर ने बोला तुम 2 और 3 का क्या कर दो, एडिशन कर दो। अब हमारा ह्यूमन माइंड कैसे काम कर रहा है, देखिए जो एडिशन है इसका कंसेप्ट तो पहले से हमारे दिमाग में स्टोर है, यानी बचपन में जब भी टीचर ने सिखाया होगा तो प्लस का लॉजिक स्टोर हो गया होगा। यदि वो ही स्टोर नहीं तब तो फिर कैसे भी एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब ये स्टोर कैसे होता है ये हम आगे की वीडियो लेक्चर में देखेंगे, कंप्यूटर में कैसे होता है। अभी तो हम एक जनरल ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ ये मान लीजिए जो स्टूडेंट का माइंड काम कर रहा है ये कंप्यूटर के हिसाब से सिखा रही हूँ कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा, और जो टीचर है ये हम प्रोग्राम डेवलपर, जब मैं प्रोग्राम को डेवलप कर रही हूँ उसके दिमाग से सोच रही हूँ, यानी टीचर का जो काम है वो प्रोग्राम डेवलपर का है, और ये जो स्टूडेंट काम कर रहा है ये कंप्यूटर का है। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल आपको देकर चल रही हूँ। तो जब टीचर कहता है कि 2 और 3 को जोड़ो, तब क्या होता है हमारे ब्रेन में, यानी स्टूडेंट के ब्रेन में जो ये सेल्स बने हुए इसमें कहीं ना कहीं 2 स्टोर होता है और कहीं ना कहीं 3 स्टोर होता है। बेसिकली यही होता है यदि आपको कोई भी जोड़ना है, जैसे कि आप मार्केट से कोई सामान लाए, अब आपके पास मान लो रसीद वगैरह लेकर नहीं आए, बिल बनवा कर लेकर नहीं आए, तो आप जैसे घर पे सामान ले आए तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि 50 रुपए का ये सामान है, 10 रुपए का ये सामान है, 15 रुपए का ये सामान है। इस तरीके से फटाफट अपने दिमाग में 50, 15, 10 क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है ना, और दिमाग में उसका क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है। दिमाग में कैलकुलेट होके प्रोसेसिंग होके उसका आंसर जनरेट हो रहा है, और फिर वही आंसर आप मुंह से बोल रहे हो कि टोटल जो खर्चा है वो 75 या 85 रुपीज हो गया, जो भी आपके माइंड ने कैलकुलेट किया। सेम इसी प्रकार स्टूडेंट से टीचर ने बोला 2 3 का जोड़ करो, तो क्या हो रहा है, ये 2 जो है वो स्टूडेंट के सेल में कहीं ना कहीं जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। 3 जो है वो भी ह्यूमन के सेल में, जो ब्रेन का सेल है उसके अंदर जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा कैसे माइंड की प्रोसेसिंग होती है। अब प्लस जो है उसका लॉजिक पहले से ही आप लोग जानते हो कि प्लस कैसे किया जाता है, या जो भी स्टूडेंट है जो एडिशन कर रहा है ये जानता है, यदि जानते ही नहीं होता तो ये एडिशन कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि इसको प्लस का लॉजिक आता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अपने दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर 2 और 3 को जोड़ेगा, दिमाग के अंदर ही क्या करेगा, 5 को स्टोर कर देगा। ठीक है, उसके बाद 5 को स्टोर करने के बाद अपने मुंह से या कोई और अन्य एक्सप्रेशन, हाथ वगैरह किसी भी थ्रू, ठीक है, वो क्या करेगा, टीचर को बता देगा कि मैडम जो आंसर है वो क्या आ गया, 5 आ गया, जो आंसर है वो क्या हो गया, 5 आ गया, इस तरीके से बता देगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें हो रही है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले ये जो दिख रहा है, मतलब जो चीज हम मुंह से बोलते हैं बेसिकली क्या है, इनपुट और आउटपुट क्या होता है। इनपुट क्या होता है, जिससे कंप्यूटर डाटा को ग्रहण करता है, ठीक है, और आउटपुट क्या होता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर हमको कोई भी रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे
कोई टीचर है वो मुझसे कोई चीज बोल दी कि 5 और 2 का एडिशन करो, तो 5 और 2 बेसिकली क्या है, मेरे कान या अगर बोर्ड पे लिखा हुआ तो आंखों के द्वारा मेरे माइंड में जा रहे हैं। ठीक है, सेम जिस प्रकार कीबोर्ड और माउस के द्वारा कोई भी डाटा आप एंटर करते हो कंप्यूटर के अंदर, इसी प्रकार मेरे भी कान या आंखों के द्वारा वो डाटा क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, और अंदर कहाँ जा रहा है, माइंड में जा रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज मैंने क्या बताया था, ये प्रोग्रामर है और ये कंप्यूटर को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी डाटा दे रहे हो या टीचर जो भी डाटा दे रहा है, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। ह्यूमन के माइंड में सारा डाटा पहुंचा, पहुंचने के बाद प्लस के कंसेप्ट से उसने क्या किया, प्लस किया। ये जो पूरी प्रोसेस जो हमारे माइंड में हुई है, ये कहला रहा है प्रोसेसिंग। फाइन, यानी ये काम अगर कंप्यूटर से देखा जाए तो प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा, प्रोसेसर। अभी तो हमारा ह्यूमन माइंड काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन माइंड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। प्रोसेसिंग के बाद ये जो 5 दिखा है, अब ये 5 भी क्या है, आउटपुट है, जिसको आप मुंह से बोलोगे, और ये भी क्या था, आउटपुट था। यानी जो कंप्यूटर आपको वो लिखकर दे रहा है अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या अपने मुंह के द्वारा बोल कर दिए, जैसे कोई भी चीज है मैं बोल कर दे रही हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बोल रही हूँ एक तरीके से क्या है, आउटपुट है, क्योंकि जो भी डाटा मेरे दिमाग में प्रोसेस हो चुका है, ये टीचिंग का कंसेप्ट, और मैं आउटपुट के द्वारा आपको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सारी। ये माउथ के द्वारा क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो कंसेप्ट समझ में आया, क्या कंसेप्ट होता है हमारे भी काम करने का। अगर हम भी कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए भी इनपुट जरूरी है, प्रोसेसिंग जरूरी है और आउटपुट जरूरी है। ठीक है, तो अब इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कि इस कंसेप्ट से हम कंप्यूटर पे किस तरीके से कोड कर सकते हैं 2 नंबर के एडिशन का। प्रॉब्लम सॉल्व करी, एक्चुअली में आपने ये क्या किया, आपने दिमाग से सोचा कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से काम करता है, यानी 2 नंबर का एडिशन मुझे किसी ह्यूमन बीइंग से करवाना है, तो किस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग के द्वारा कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल, मतलब मैंने अपने दिमाग में सोचा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उसको मैं सबसे पहले आपको दिमाग लगा दूंगा किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। फाइन, तो ये जो भी चीजें हैं वो आपने अपने दिमाग में सोची। अब इस चीज को आपको एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट के द्वारा लेकर आना है कॉपी पे। ठीक है, यानी अब इसकी जो वर्किंग है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या वर्किंग हुई है। ठीक है, यानी किस तरीके से कंप्यूटर काम करेगा और किस तरीके से जो प्रोग्रामर है उसको डाटा देगा, या जो भी यूजर है वो डाटा देगा। ठीक है, टीचर जो है इसको एक तरीके से प्रोग्रामर ने यूज किया है कि यदि मैं कंप्यूटर को इस तरीके से डाटा दूं तो इस तरीके से काम करे। बेसिकली जो प्रोग्रामर है वो किसके लेवल पे सोच रहा है, यूजर के लेवल पे, कि यूजर किस तरीके से कंप्यूटर को डाटा देगा और कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जो प्रोग्रामर है वो किसके हिसाब से सोच के चल रहा है, यूजर के हिसाब से। ठीक है, सीधी सी बात है, जैसे कि कोई बिल्डर है जो घर बनाता है, तो घर किस अकॉर्डिंग बनाएगा, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना। तो वो हर चीज अपने खुद के दिमाग से लगाता है, इसमें जो यूजर है उसका पूरा दिमाग थोड़ी ना लगता है। वो तो अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है जो भी मकान में रहने आएगा कि हमको इस तरीके से मकान चाहिए, आप बताओ कैसा आर्किटेक्चर बन सकता है। तो इंजीनियर क्या करता है, आपको पूरा आर्किटेक्चर बताता है कि इस तरीके से आपको ये सुविधा हो सकती है, इस तरीके से ये सुविधा हो सकती है। कुछ नई चीज बता देगा कि ऐसा करने से आपके घर में ये सुविधा अवेलेबल हो सकती है। सेम यही काम किसका होगा, प्रोग्रामर का होगा। तो जैसे कि बिल्डर किस हिसाब से सोच रहा है कि उसको कहाँ का फायदा हो सकता है, वो हर तरीके से सोचेगा कि मैं किस तरीके से बिल्डिंग बना के दूं, किस तरीके से मेरे जो कस्टमर है वो रहने आएंगे, वो खुश होंगे, क्योंकि एक कस्टमर खुश होगा तो उससे बाकी और कस्टमर भी उससे जुड़ते चले जाएंगे। यही हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करना है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि ये तो उसने क्या किया, एक एग्जांपल लेकर चला, अपने दिमाग में सोचा कि मैं किस तरीके से ह्यूमन से काम करवा सकता हूँ। अब इसी चीज से अब इसी प्रोसेस से, इसी टेक्निक से को हम लेकर आएंगे कंप्यूटर पे। ठीक है, तो कंप्यूटर पे हम किस तरीके से सारा काम करवा सकते हैं, उसके लिए अब जो भी प्रोग्रामर होगा वो लिखेगा एल्गोरिथम। ठीक है, क्योंकि हम क्या डिजाइन करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम को डिजाइन करने जा रहे हैं या उसका सॉल्यूशन डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज हम डिजाइन करते हैं एल्गोरिथम के द्वारा, यानी अपने कॉपी पे स्टेप्स लिख के, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि क्या क्या कार्य हम इसमें करेंगे। वो कार्य आपका शुरू से लेकर अंत तक होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होती है वो क्या कहलाती है, एल्गोरिथम कहलाती है। तो अब हम इस प्रोसेस के लिए लिखने जा रहे हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले लिखना होता है आपको स्टार्ट। ठीक है, अब जब भी आप कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं,
आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा आपको कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है। जैसे जो डाटा ये सेल में स्टोर हुआ है ना ह्यूमन की मेमोरी में, ये बेसिकली क्या कहलाएंगे, मेमोरी की लोकेशन। यानी कंप्यूटर के अंदर ये जो ह्यूमन ब्रेन है ये क्या कहलाएंगे, मेमोरी के लोकेशन। देखिए जो आपके जैसे कि ह्यूमन ब्रेन होता है, इसी प्रकार कंप्यूटर की मेमोरी का भी डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, अंतर ये भगवान ने बनाया, ये मनुष्य ने बनाया है, तो दोनों में थोड़ा तो अंतर है। ठीक है, अब देखिए कैसे कंप्यूटर की मेमोरी बनी है, पहले तो ये ध्यान दीजिए। देखिए कंप्यूटर की मेमोरी भी इसी तरीके से बनी, से ह्यूमन के छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी छोटे छोटे मेमोरी के सेल्स होते हैं और ये सेल्स कहलाते हैं मेमोरी के लोकेशन। ठीक है, क्या कहलाते हैं, मेमोरी के लोकेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जैसे हम तो ह्यूमन बीइंग है, हमें नहीं बताना पड़ता है कि कितने मेमोरी लोकेशन क्या आवश्यकता है। हम कोई भी डेटा पढ़ रहे हैं, कोई भी फाइल को पढ़ रहे हैं, तो फाइल को जब पढ़ने से पहले हम ये थोड़ी ना देखते कि फाइल 5 पेज की तो हमारे दिमाग में जगह ही नहीं है, हम कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जैसे आप देखते होंगे कोई फाइल को आप इंस्टॉल करते हैं, कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले वो फाइल क्या चेक करती है, आपके सिस्टम में उतनी मेमोरी अवेलेबल है या नहीं। हो सकता है ऐसे 80% आप सब लोगों ने प्रॉब्लम फेस की होगी सिस्टम में कोई फाइल या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते टाइम, कि जब आप डाउनलोड या इंस्टॉल करते हो तब वो कह देता है कि ये जो प्रोडक्ट यानी ये जो सॉफ्टवेयर है ये 5 GB का है और आपके सिस्टम में तो सिर्फ 3 GB ही जगह बाकी है, तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता। आप इसके लिए मेमोरी के लोकेशंस को खाली करिए। ठीक है, ऐसा आपको सॉल्यूशन बताता है ना वो, तो वो क्या देखता है, मेमोरी के अंदर स्पेस है या नहीं है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना होता है कंप्यूटर के अंदर कितना मेमोरी लोकेशन है, क्योंकि इसकी मेमोरी लिमिटेड है। हम ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है कि आप कितना भी डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, कई सारे डाटा आप अपने ह्यूमन बीइंग में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि टीचर ने 3 और 2 का जोड़ दिया है तो 3 को यहाँ स्टोर करना है, 2 को यहाँ स्टोर करना है, लेकिन कंप्यूटर को आप मेमोरी लोकेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए कंप्यूटर के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं और ये सेल्स कहलाते हैं मेमोरी के लोकेशन। ठीक है, अब जब भी आप प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि कोई भी जब हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, कोड लिखने जा रहे हैं, हमें इसके लिए कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम ह्यूमन बीइंग के वाले आप एग्जांपल पर आइए, यदि 2 नंबर को ऐड करना है तो कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है, 3 मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है। तो इसलिए हमको कंप्यूटर के अंदर यानी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हमें 3 मेमोरी लोकेशन रिजर्व करने होंगे अपने प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल मान के चलिए आपको कोई भी प्रोग्राम बनाने जाना है, आपको उस प्रोग्राम के लिए कितने मेमोरी लोकेशन है इसका दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता हमको यहाँ पर है, 3। तो हमने क्या किया, कंप्यूटर के अंदर 3 मेमोरी लोकेशन रिजर्व करवा लिए। अब रिजर्व करवाने के लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है, एक छोटा सा टास्क है। जितने भी मेमोरी लोकेशन बनाने सिर्फ और सिर्फ उनके नाम लिख दो। यहाँ पे लिख दो आप टेक A, B, एंड C। ठीक है, तो जैसे ही आपने A, B, C लिखा, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर 3 मेमोरी लोकेशंस कोई से भी रिजर्व हो गए और जिनका नाम क्रमशः A हुआ, दूसरे का नाम B हुआ, तीसरे का नाम C हुआ। अब ये मेमोरी लोकेशन जहाँ भी उसके पास प्रोसेसर के पास जगह होगी वहाँ पे वो बना लेगा, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, टेक A, B, C। इस लाइन से ही समझ रहा है कंप्यूटर कि उसको 3 मेमोरी लोकेशन अपने मेमोरी के अंदर रिजर्व करनी है जिसका यूजर यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है, 3। ठीक है, अब क्या होगा, 3 मेमोरी लोकेशन बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या क्या हो रहा था स्टेप्स में, क्या हो रहा था, मेमोरी लोकेशन बन गए। मेमोरी लोकेशन बनने के बाद क्या हो रहा था कि जैसे टीचर ने कहा 2 and 3, तो ह्यूमन के सेल में 2 and 3 कहीं ना कहीं जाके क्या हो रहे थे, स्टोर हो रहे थे। यही हो रहा था ना एग्जैक्टली, जैसे 2 दिया तो ह्यूमन के किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में 2 स्टोर हो गया। टीचर ने 3 दिया तो ह्यूमन के किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में सबसे पहले क्या स्टोर हुआ, 3 हुआ। प्लस तो बाद में होगा, पहले क्या होगा, 2 और 3 स्टोर होगा, फिर ह्यूमन की ब्रेन इसको जोड़ेगी और जोड़ के आंसर को अपने दिमाग में रखेगी। लेकिन पहली प्रोसेस क्या चल रही है, ह्यूमन ने
2 और 3 डेटा जो टीचर ने दिया था उसको क्या किया, ग्रहण किया। ह्यूमन यानी जो भी स्टूडेंट था जिसको भी बोला उसने क्या किया, इस डेटा को एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहली चीज आपको लिखनी होगी इसमें इनपुट, कि आप यूजर को क्या इनपुट देने जा रहे हो। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने इनपुट दिया 2 और 3, तो ह्यूमन की इस मेमोरी में आ गया और इस मेमोरी में आ गया। अब मैंने पहले बता चुकी हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग को तो नॉर्मली से 2 और 3 दिया तो माइंड में स्टोर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कंप्यूटर ये मानव ने बनाया है और इसको आपको बताना पड़ेगा कि हम कोई भी चीज दे रहे हैं उस डाटा को कहाँ स्टोर करो। आपने इस तरीके से काम किए भी होंगे, जैसे कोई फाइल है, कोई फाइल को जब आप स्टोर करते हो कंप्यूटर के अंदर सेव करते हो तो आप बाकायदा बताते हो तुम सी ड्राइव के अंदर जाके और इसको फर्स्ट, जैसे आप मान लो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के आपके नोट्स हैं, है ना, तो आप यहाँ पे उसका सी ड्राइव के अंदर चले जाओ और उस फाइल का नाम बता दो कि तुम बीएससी फर्स्ट ईयर के नाम से मेरी फाइल को क्या कर दो, स्टोर कर दो। बताना पड़ता है ना आपको, सी में जाके स्टोर कर दो, डी में जाके स्टोर कर दो, क्योंकि वो कंप्यूटर है, वो ह्यूमन नहीं है। इसी प्रकार हम जो भी डाटा दे रहे हैं कंप्यूटर को, आपको बताना होगा कि जो भी प्रोग्रामर यानी ये जो यूज करने वाला व्यक्ति है डाटा देगा उसको कहाँ जाके क्या स्टोर करना है। ठीक है, तो आपने 3 मेमोरी लोकेशन बना दिए। अब आप क्या बोलोगे थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट है या जो भी जिससे भी आप डाटा करवा रहे हो वो 2 और 3 को क्या कर रहा है अपनी मेमोरी में लोड कर रहा है, यानी रीड कर रहा है अपनी मेमोरी में। ठीक है, तो आपने लिख दिया रीड A and B। ठीक है, यानी हमने कंप्यूटर को बता दिया कि भाई यूजर तुम्हें जो भी डेटा देगा, 2, 3 जो भी नंबर देगा, उस नंबर को तुम A और B लोकेशन में क्रमशः लेकर जाना। इसका ये मतलब हो गया सीधा सा कि अगर यूजर ने प्रोग्राम यूज करते टाइम 2 दिया है तो 2 यहाँ स्टोर हो जाएगा, 3 दिया है तो 3 यहाँ स्टोर हो जाएगा। देखिए आपको सारी चीजें बहुत सोच समझ कर करते हुए चलना होगा। 2 और 3 जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है। ठीक है, अब जब उसने कंप्यूटर में स्टोर कर लिए तो अब क्या होगा, आपको इनको क्या करवाना है, जोड़ करवाना है। अब देखो ये आप कंप्यूटर की एल्गोरिथम लिख रहे हो, आपने सिर्फ उसको नंबर दे दिए 2 और 3, लेकिन 2 और 3 नंबर का करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया 5 and 2, तो आप क्या बोलोगे, मैडम 5 and 2 का क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है ये तो बताओ। तो आपको कंप्यूटर को भी बताना होगा कि भाई जो हमने नंबर दे रहे हैं तुमको A मेमोरी लोकेशन के अंदर जो नंबर गया है और B मेमोरी लोकेशन के अंदर जो नंबर गया है, ठीक है, उसको तुम क्या करो, ऐड करो। यानी A मेमोरी लोकेशन के अंदर जो नंबर गया, B मेमोरी लोकेशन के अंदर जो नंबर गया, उसको तुम क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद अब क्या करना है, ह्यूमन ने क्या किया, नंबर ऐड किया और अपने किसी ना किसी मेमोरी सेट के अंदर स्टोर कर दिया था। ठीक है, इसी प्रकार कंप्यूटर को तो आपको बताना पड़ेगा कि जो आंसर आ रहा है यानी A मेमोरी लोकेशन, या A और B से सिंपल सा मतलब है मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है रीड A B का ये मतलब है कि यूजर जब भी प्रोग्राम बनाएगा, ठीक है, ये अभी आप प्रोग्राम नहीं बना रहे, ये सिर्फ आप उसका एक सॉल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं, तो जब भी सॉल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं आपको इस तरीके से मेमोरी लोकेशन लिखनी होगी। नंबर का यूज नहीं करोगे, ये नंबर तो कौन देता है, यूजर देता है। जैसे किसी ने कैलकुलेटर बनाया होगा, उसने नंबर थोड़ी ना स्टोर कर दिया 1 2 मतलब 1 + 2 3 होगा ऐसे, उसने तो सिर्फ एक लॉजिक बना दिया। आप ये लॉजिक बनाने जा रहे हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने कंप्यूटर से क्या बोला, A और B को तुम क्या कर दो, जोड़ दो। इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे, ये इंस्ट्रक्शंस आपको लिखने सीखने होंगे इस तरीके से। ठीक है, जब जैसे ही आप 5 या 6 इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से लिख लोगे, प्रोग्राम बनाओगे, आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि आप एकदम न्यू हो, बेसिक पर हो, तो एकदम से दिमाग में नहीं बैठता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको इसके लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, यानी 5-6 प्रोग्राम, 5-6 कोडिंग्स इस तरीके डिफरेंट करनी होगी, उसके बाद ये चीज समझ में आती है। तो रफली हम एक एल्गोरिथम बना रहे हैं। हमने कंप्यूटर से बोला तुम A के अंदर रखो वो डाटा, B के अंदर रखो वो डाटा को क्या कर दो, जोड़ दो, और जोड़ने के बाद इक्वल और उसका रिजल्ट का स्टोर कर दो C में। ध्यान रखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तो आप हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हो, उसमें राइट हैंड साइड तो क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, यानी कैलकुलेशन राइट हैंड साइड होता है और उसका आंसर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड जाके स्टोर होता है। इसका मतलब A के अंदर रखा हुआ डाटा B के अंदर रखे हुए डाटा को तुम जोड़ दो। इसका सीधा सा मतलब है तुम 2 और 3 को जोड़ दो और 2 और 3 का जो रिजल्ट है जोड़ने के बाद
उसको सी मेमोरी लोकेशन के अंदर जाके लिख दो। तो कंप्यूटर ने क्या किया, 2 और 3 को जोड़ा और जोड़ने के बाद जो भी आपने सी लोकेशन बनाया था यहाँ पे आके अपने रिजल्ट को क्या कर दिया, रख दिया। ये हम अपनी खुद का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कंप्यूटर इसको किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोग्राम को डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये अभी हमने कोड नहीं किया, यानी ये हमने अभी कंप्यूटर पे नहीं लिखा, ये हम अपने दिमाग से सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन काम करेगा। उसके लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे आर्किटेक्चर लेकर चल रहे हैं कंप्यूटर के ब्रेन का। ठीक है, जिसको हमने एज्यूम किया था ह्यूमन बीइंग से, यानी उसका माइंड ह्यूमन बीइंग से थोड़ा सा उदाहरण लेकर जा रहे थे कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से काम करता है। तो जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग का माइंड काम करता है, थोड़ा थोड़ा उसका एग्जाम्पल लेकर कंप्यूटर का माइंड ही बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो हमने कंप्यूटर से बोला है तुम ए और बी को जोड़ दो, उसके अंदर क्या कर दो, तुम सी के अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, अब जब सी के अंदर डाटा स्टोर हो गया तो कंप्यूटर की मेमोरी में तो स्टोर हो गया, लेकिन अगर कंप्यूटर उसको आउटपुट नहीं देगा, यानी आउटपुट स्क्रीन पे आपको बताएगा नहीं कि इसका आंसर 5 आ चुका है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको तो ये पूरी यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है कि यूजर किस तरीके से इसको यूज कर सकता है। तो आपने ये तो थी हमारी 4th स्टेप, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। 5th स्टेप में आपने क्या बोला, आपने बोला प्रिंट सी, यानी सी मेमोरी लोकेशन के अंदर रखे हुए वैल्यू को तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट नंबर नहीं देंगे, आप यहाँ पे इन नंबरों को किसके द्वारा एंटर करवाएंगे कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी लोकेशन के अनुसार। आप क्या कर दो, सी को प्रिंट कर दो और नेक्स्ट स्टेप में जाके आपका काम कंप्लीट हो चुका, आंसर आ चुका है, तो मतलब प्रोग्राम जो एल्गोरिथम है वो क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। अब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हमने 2 और 3 दिया, क्या आप कंप्यूटर में हर बार 2 और 3 ही थोड़ी ना देते रहोगे, आप तो उसमें बदल बदल के नंबर दोगे ना। तो अब ये जो आपने एल्गोरिथम लिखी है, ये एक तरीके से यूनिवर्सल या किसी भी तरीके के नंबर को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, तो जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर के अंदर अभी आपने जो भी चीजें करा है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करा है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन आजकल एडवांस आ रहे हैं, तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो कहीं ना कहीं सेव होते जाते हैं। लेकिन जब जब आप कंप्यूटर को चालू करते हो, आपको पुराने रिकॉर्ड्स नहीं देखने, जब जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, वो क्या करता है, नए तरीके से नए सिरे से पूरे कैलकुलेशंस करता है। जैसे आपने अभी ऑन किया और आपने 5 और 3 को ऐड करा, तो उसने आंसर दे दिया, फिर आपने ऑफ कर दिया, फिर आपने ऑन कर दिया, अब आपने 10 और 5 को ऐड कर दिया, तो क्या हो रहा है, नए नए कैलकुलेशंस बार बार हो रहे हैं। सेम इसी तरीके से हमने कंप्यूटर से काम करवा लिया। ठीक है, तो जैसे किसी व्यक्ति ने इतना काम करवाने के बाद उस सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया या दोबारा से ओपन किया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो मेमोरी लोकेशंस के अंदर डाटा भरा हुआ होता है, ये क्या होता है, खाली होता चला जाता है हर बार। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को शुरू से देखते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। एक बार फिर से इसका एक प्रॉपर तरीके से वर्किंग समझ लीजिए। आपने एल्गोरिथम लिखना शुरू की, उसके बाद आपने कहा टेक एबीसी। इसका सीधा सा मतलब होता है कि तुम कंप्यूटर की मेमोरी में 3 मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर दो, यानी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुम अपने मेमोरी के अंदर 3 मेमोरी लोकेशंस को रिजर्व कर दो। तो कंप्यूटर ने एबीसी नाम के 3 मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर दिया। फिर आपने कहा रीड ए एंड बी। इसका मतलब आपने कंप्यूटर को सीधे सीधे बोला है कि हम 2 नंबर, यूजर तुम्हें जो भी 2 नंबर दे रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, वो आपको जो भी 2 नंबर दे रहा है, उनको आप क्या करो, अपने ए और बी मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दो। जैसे कि कैलकुलेटर है, आपने ऑन किया, अब कैलकुलेटर में आपने बोला 5 और 7, 2 नंबर मान लो बोले आपने कैलकुलेटर को। खैर कैलकुलेटर में तो आपको प्लस भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो हम ये जनरल प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने सपोज बोला 5 और 7, तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर 5 और 7 जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया, यानी 5 ए के अंदर और 7 बी के अंदर। ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं रीड बी एंड ए, और अब आप डाटा देते हैं कंप्यूटर को 5 और 7, ध्यान दीजिएगा, तो ये 5 और 7 कहाँ जाएगा, बी के अंदर। जैसे आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए, कंप्यूटर वैसे ही काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, 5 अब किस में जा रहा है, क्योंकि आपने बी और ए लिख दिया, तो 5 अब ए में नहीं जाएगा, 5 कहाँ जाएगा, बी में, और 7 कहाँ जाएगा, ए में। समझ में आ गया? आप जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखोगे उस अकॉर्डिंग कंप्यूटर आपके डाटा को रीड करता जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे कि आपका 7 एंड 5 डाटा जा चुका है, जिस अकॉर्डिंग आपने बताया। अगर आपने बी एंड ए का है
और फिर आपने 2 नंबर दिए हैं। ध्यान रखिएगा ये बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लोकेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करके बताऊंगी तब आपको एक बहुत अच्छे से डीप में समझ में आएगा। अभी देता मान लीजिए कंप्यूटर में हमने मेमोरी लोकेशन बना दी है और यूजर यदि डाटा देता है, टीचर डाटा देता है, ठीक है। तो कोई भी यूजर जब डाटा देता है तो डाटा जिस अकॉर्डिंग आपने लिखे हैं सेल के नाम, उसी अकॉर्डिंग वो डाटा उनके अंदर जाता है, ठीक है, ठीक है। सपोज आपने अब कोई भी नंबर दिया, आपने दे दिया 10 और 5, तो 10 जाएगा बी के अंदर और 5 जाएगा ए मेमोरी लोकेशन के अंदर, यानी बी के अंदर 10 और ए के अंदर 5। क्लियर? आपने जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है उसी अकॉर्डिंग आपका डाटा मेमोरी लोकेशन के अंदर पहुंचेगा। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि आप किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। हमने बोला ए मेमोरी लोकेशन और बी के अंदर रखे हुए डाटा को प्लस करो, प्लस करके सी के अंदर रख दो। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, प्रोसेसर है, वो क्या करेगा, ए और बी यानी इन डाटा को क्या करेगा, प्लस करेगा और प्लस करके 15 इसके अंदर स्टोर कर देगा सी मेमोरी लोकेशन में। अच्छा, ये प्लस क्यों कर पा रहा है प्रोसेसर? प्लस तो हमने इसके अंदर स्टोर नहीं करवाया, प्लस इसलिए कर पा रहा है कि जैसे हम बचपन में प्लस करना सीख चुके थे तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं प्लस का कंसेप्ट स्टोर है। इसी प्रकार जो आपका कंप्यूटर सिस्टम में इसकी जब मेमोरी बनती है यानी जो प्रोसेसर बनता है, ये तो आप सभी जानते हो ना, सिस्टम के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, वो कौन कर रहा है? प्रोसेसर कर रहा है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो जो भी प्रोसेसर है इसके अंदर एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं ALU। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सिस्टम प्रोसेसर के अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट स्टोर रहती है, जिसके अंदर वो सारे मतलब स्टोर रहते हैं कि किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन किस तरीके से हो सकता है, यानी प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, इसके अंदर पहले से स्टोर है। तो जब आप प्लस बोलते हो तो प्रोसेसर को के अंदर ALU के द्वारा वो समझ जाता है प्लस किस तरीके से करना है, उसके दिमाग में स्टोर है। तो सैकॉर्डिंग वो 10 और 5 को जोड़ेगा और सी मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा और फिर आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखा देगा सी का आंसर कितना आ गया, 15, ठीक है। ये जो भी हमने प्रिंट करवाई है कहाँ दिखेगा आपको, आउटपुट स्क्रीन पे। जैसे आप कैलकुलेटर का यूज करते तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको सारी चीजें दिखती हैं। तो बेसिकली इस कैलकुलेटर के अंदर भी मेमोरी लोकेशंस बने होंगे इस प्रकार से नाम से। उन मेमोरी लोकेशन के अंदर आप जो भी देते हो वो डाटा क्या होता चला जाता है, स्टोर होता चला जाता है, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर में आपने 5 टाइप किया तो 5 कैलकुलेटर के मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाता है। आप प्लस करते हो, प्लस का लॉजिक उसके अंदर पहले से स्टोर है। आपने 10 दिया, 10 उसके मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। तो ये जो मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रहा है वो किस में हो रहा है, इन मेमोरी लोकेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने कोड नहीं लिखा है, मैं हमें बार बार बता रही हूँ, ये हमने कोड नहीं लिखा है, ये हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजाइन किया है कि किस तरीके से हम कोडिंग करेंगे। अब एक रफली आइडिया हम एक किताब पर कॉपी पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है, यानी हमने उसके लिए एल्गोरिथम लिखी है। अब देखिए आपने एक अनुमान लगा लिया, आपने स्टेप्स लिख लिए कि हम अपने प्रोग्राम में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। या आपने कोड नहीं लिखा है या आपने अपनी ऑन लैंग्वेज में स्टेप लिख दिए कि हम किस तरीके से कोई कोड तैयार करेंगे कंप्यूटर के अंदर, किस तरीके से मेमोरी लोकेशन बनाएंगे और किस तरीके से उस मेमोरी लोकेशन के अंदर डाटा स्टोर होगा, किस तरीके से प्रोसेसिंग होगी, किस तरीके से आउटपुट आएगा। अब ये जो आपने एल्गोरिथम बनाई है, इस एल्गोरिथम के आधार पे ही बनता है फ्लो चार्ट। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं फ्लो चार्ट किस तरीके से हम इसका डेवलप करेंगे। देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाना सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि जो फ्लो चार्ट जो आपका फ्लो चार्ट होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बॉक्स बने होते हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखा होगा तो, यदि नहीं देखा तो प्लीज प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा। छोटी सी समरी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ओके, देखिए फ्लो चार्ट में ध्यान देना होता है। देखिए जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या होता है, अलग अलग टाइप के इसमें सिंबल होते हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटी को बताते हैं। जैसे इनपुट के लिए अलग सिंबल है, प्रोसेसिंग के लिए अलग सिंबल है, इस तरीके से डिफरेंट सिंबल्स है। तो देखिए हमारी जो एल्गोरिथम है इसका फ्लो चार्ट किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। देखिए फ्लो चार्ट डेवलप करने के लिए सबसे पहले आता है इस तरीके का सिंबल जो कि ओवल शेप में होता है। और यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम की मेथड है वो क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। एल्गोरिथम में स्टार्ट हुई थी ना, ऐसे फ्लो चार्ट में स्टार्ट हुई है। ये हमने एल्गो लिखी थी, अब उसी को हम पिक्टोरियल फॉर्म में यानी फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख रहे हैं अपने इसी कंसेप्ट को कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लगेगा आपका एरो का साइन। एरो के साइन के बाद सेकंड स्टेप हम क्या बोल रहे हैं, टेक ABC, यानी कि
यानी कि हम क्या बता रहे हैं, हम कंप्यूटर को बता रहे हैं तुम अपने मेमोरी लोकेशन में ABC नाम के 3 मेमोरी लोकेशन बना दो। हम कंप्यूटर में इसमें यही बता रहे हैं कि तुम अपनी मेमोरी में, जो भी तुम्हारी मेमोरी है वहां पे 3 मेमोरी लोकेशन को मीन्स रिजर्व कर दो, जो कि किस नाम के हैं, ABC। अब ये काम कौन कर रहा है, रिजर्व करने का काम कौन कर रहा है, सिस्टम के अंदर प्रोसेसर, ठीक है, क्योंकि मेमोरी के अंदर अल्टीमेटली जो काम करता है वो कौन करता है, प्रोसेसर, ठीक है। तो जो भी काम प्रोसेसर के द्वारा हो रहा है हमारे प्रोग्रामिंग में, वो सारा के सारा काम प्रोसेसर द्वारा जो भी काम होता है उसके लिए हम इस तरीके से नॉर्मल बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम जो भी डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है उसके बारे में लिखते हैं। तो प्रोसेसिंग क्या हो रही है, क्या प्रोसेस कर रहे हैं हम कह रहे हैं ABC नाम के 3 मेमोरी लोकेशन बना दो। तो हमने इधर बोला टेक ABC, और टेक के बदले आप और भी अच्छे शब्द यूज कर सकते हो, जो कि किसको, जो कि हम क्या कहते हैं, डिक्लेयर। डिक्लेयर यानी हमने अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर कर दिया कि हम 3 मेमोरी लोकेशन का यूज कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो भी आप लिख रहे हो ना, टेक, डिक्लेयर, ये आपके ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब उसके बाद हमने क्या लिखा, अब इसको B एंड A मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं A एंड B कर देती हूँ तो थोड़ा सा सही लगेगा प्रोसेस आपको, ठीक है। अब देखिए क्या है ये रीड A एंड B। इस प्रोसेस में हमने क्या बताया, इस प्रोसेस में हमने बताया कि जो यूजर तुमको इनपुट दे रहा है उसको तुम अपने मेमोरी लोकेशन के अंदर एक्सेप्ट करो, यानी हम यहाँ पे उसको क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, हम सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं जो कि सिस्टम अपने प्रोसेसर में स्टोर करेगा, अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा। चीज क्या कर रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इनपुट देने के लिए जो बॉक्स बनता है वो पैरेललोग्राम बॉक्स बनता है, जो कि इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये हल्का सा इस तरीके से ऐसे हल्का सा टेढ़ा करके बनाया जाता है, ठीक है। ये होता है आपका पैरेललोग्राम। ये सिस्टम के अंदर मैंने बना के दिखाया था बहुत अच्छे से, आप प्रीवियस वीडियो में जरूर देखिएगा, ठीक है। इस तरीके का बॉक्स होता है जो कि हल्का सा इस तरीके से तिरछा होता है, ठीक है। ये होता है आपका इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स में हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी यूजर ने तुमको डाटा दिया है 3, 2, 5, 5, जो भी डाटा यूजर ने दिया तुमको एडिशन करने के लिए, उसको तुम क्या करो, रीड करो, यानी उसको अपनी मेमोरी में लेकर जाओ, यानी हम इनपुट दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रीड A एंड, ठीक है। अब उसके बाद अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी डेटा हमने 3 और 2 तुमको जो भी नंबर दिए हैं जो कि तुमने A और B मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर किए, ठीक है, इसके द्वारा हमने क्या किया, इनपुट दे दिया, ठीक है। हमने इनपुट दे दिया A के अंदर, B के अंदर। अब हमने क्या बोला, हमने बोला इस स्टेप में कि जो भी तुम्हारे A और B के अंदर जो भी डेटा गया है उसको क्या करो, तुम ऐड कर दो, और ऐड करके यानी इस प्रोसेसर इन दोनों नंबर को ऐड करेगा और ऐड करके किसके अंदर स्टोर कर देगा, C मेमोरी लोकेशन में, यानी उसने यहाँ स्टोर कर दिया C मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब ये जो काम है, ये पूरा काम किसका है, प्रोसेसिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था ह्यूमन ब्रेन में भी डाटा स्टोर हो रहा है, स्टोर होने के बाद कैलकुलेट हो रहा है, फिर आंसर आ रहा है। तो जो भी चीजें आपके दिमाग के अंदर चल रही है वो चीजें क्या है, प्रोसेसिंग है। तो ये जो स्टेप है ये बेसिकली कौन कर रहा है, प्रोसेसर कर रहा है, यानी प्रोसेसर किसके द्वारा प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी कैलकुलेशन कर रहा है अपने माइंड में, ठीक है। तो प्रोसेसिंग शो करने के लिए सेम यही वाला बॉक्स बनेगा जो आपने प्रोसेसिंग के लिए बनाया था। तो इसके लिए आपका जो बॉक्स है वो इस तरीके से रेक्टेंगल बनेगा और आप बता देंगे C = A + B, यानी जो भी काम उसकी मेमोरी में हो रहा है वो आप इस तरीके से प्रोसेसिंग बॉक्स के द्वारा बताएंगे। उसके बाद क्या है, आउटपुट, ठीक है, यानी आप क्या करवा रहे हो कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी आंसर स्टोर हुआ है उसको आप स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो कि भाई आपका आंसर 5 आया है, क्योंकि अगर स्क्रीन पे आउटपुट नहीं देखेगा, जैसे आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो, अब कैलकुलेटर यदि आपको 5 आंसर स्क्रीन पर नहीं देगा तो आपके क्या मतलब का वो कैलकुलेटर, भले उसने अपने अंदर कितना भी कैलकुलेशन कर लिया, आउटपुट तो चाहिए ना। तो आउटपुट के लिए प्रिंट C हमने लिखा है। अब आउटपुट के लिए सेम बॉक्स बनता है जो इनपुट के लिए बनता है, यानी इनपुट आउटपुट दोनों के लिए सेम बॉक्स बनता है। तो आप यहाँ पे आउटपुट लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट C, और फिर एंड होने के लिए सेम जो स्टार्ट बॉक्स होता है इसी तरीके का एंड बॉक्स होता है, यानी एक ओवल बॉक्स बनाइए, ये एरो का निशान है,
और यहाँ पे लिख दीजिए n। इन बॉक्स को अच्छे से देखने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि फ्लो चार्ट के ऊपर है उसको देख लीजिएगा, तो ये बॉक्स आपको प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर के द्वारा बनाए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका 2 नंबर के एडिशन का फ्लो चार्ट और ये है आपके 2 नंबर के एडिशन का एल्गोरिथम, जो कि हमने रफली इसका डिजाइन किया है अपने पेपर पर। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये बिल्कुल बेसिक है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का। वीडियो थोड़ा सा लेंथी था, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पे हम आगे प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम करने के लिए हमारे ये सारे कंसेप्ट लॉजिक जो आपको बताएं क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर।